अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ से आपकी कमाई होती है, तो आपको पता है इसके टैक्स का हिसाब किताब कैसा होता है, बड़ा ही पेचीदा होता है। उसको सुलझाएंगे आज शो में। साथ ही साथ एक चीज़ और, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जितनी आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बन जाती है? होता है ऐसा, उसको मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी कहते हैं। क्या है ये मामला, ये भी आपको समझाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस सेट ऑफ करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा, चूंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न का महीना चल रहा है, जिनकी सैलरी के अलावा बिजनेस से आमदनी होती है उनके लिए अंतिम तारीख अगस्त तक है। तो जो लोग खास तौर से इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अभी भी रिटर्न भरने का मौका है। लेकिन इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग, या फिर कहीं के अधिकांश लोग जो होते हैं, वो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं शेयर बाज़ार में। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो टैक्स का कैलकुलेशन बड़ा ही पेचीदा होता है। तो इसमें कैसे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाए ताकि आप टैक्स की देनदारी का सही आकलन कर सकें, आज गौरी समझें। गौरी, ये तो बड़ा ही मामला उलझा सा रहता है जब भी बातचीत होती है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करें, टर्नओवर कैसे निकालें, बहुत सारी चीज़ें उठती थी। पहले मोटी मोटी बातें बताइए कि होता क्या है अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए लक्ष्मण, जैसे आमतौर पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल गेन होता है, लॉस होता है, शेयर मार्केट में जो भी उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, आमतौर पे हमें लगता है कि वो हमारी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस से इनकम होगी। लेकिन एफएनओ और इंट्राडे के केस में ऐसा नहीं है। एफएनओ के केस में आपको जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस है वो आपका बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस माना जाएगा, और इंट्राडे का आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस मानी जाएगी। तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो बिजनेस के हिसाब से होगा। अब इसमें जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है वो नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं होता है। अगर हम एफएनओ की बात करें तो आपका जो टर्नओवर है वो एब्सोल्यूट अमाउंट लिया जाता है, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है उसके साइंस हटा के आपको टोटल करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ट्रेड में आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो आप प्लस और माइनस यानी कि प्रॉफिट और लॉस का साइन हटा दीजिए और उसको टोटल कर दीजिए, तो जो 10,000 रुपए की वैल्यू बनी, ये आपका टर्नओवर है। इसके अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ब्रोकरेज आपने इनकर की है, आपने कोई एसटीटी पे किया है, जो भी आपने चार्जेस पे किए हैं इस इनकम को अर्न करने के लिए या इस बिजनेस को रन करने के लिए, आप वो माइनस कर सकते हैं और बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को, एफएनओ को और इंट्राडे को अगर आप कैपिटल गेन में दिखाएंगे तो आपकी रिटर्न बिल्कुल गलत हो जाएगी। सपोज करिए आपने इसको कैपिटल गेन मान लिया, तो हो सकता है आप आईटीआर 2 फाइल कर दें और आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है, क्योंकि ये बिजनेस इनकम है और इसको बिजनेस के तरीके से आपको दिखाना है। एक चीज़ आपने जो बताई तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि इसका टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका जो बिल्कुल अलग है। मतलब जो आप शेयर एफएनओ में या एफएनओ का जो स्क्रिप्ट ले रहे हैं उसके टर्नओवर से इसका मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। फ्यूचर्स के केस में एब्सोल्यूट प्रॉफिट और ऑप्शंस के केस में ये लेने के बाद आपको प्रीमियम ऐड करना होता है, जो भी प्रीमियम आपने इनकर किया है वो भी ऐड करना होता है। अच्छा, प्लस तो माइनस हटा दिया जाए, लॉस प्रॉफिट को हटा दिया जाए, जो भी पैसा दोनों को जोड़ दीजिए और प्रीमियम को ऐड कर दीजिए। ऑप्शंस के ये ऑप्शन केस, फ्यूचर्स के केस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना है। ऑप्शन प्रीमियम क्योंकि उसमें होता नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हमने टर्नओवर निकाल लिया तो हम प्रॉफिट, उसमें मान लिया हमें प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ, कैसे निकालेंगे? जो प्रॉफिट गेन हुआ उसी के हिसाब से पीएलएन के हिसाब से जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हुआ आपका वही निकल के आएगा, जिसके अंदर आप जब आप निकालेंगे एक्चुअल गेन तो आप सारे खर्चे जो हैं आपके, जो आपने ब्रोकरेज इनकर की है, एसटीटी पे किया है, या बहुत सारे चार्जेस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, या फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल का बिल अपना आपका अलग आपने फ़ोन रखा हुआ है, या कोई भी ऐसा खर्चा जो आप डायरेक्टली उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, आप वो सब बुक कर सकते हैं और बैलेंस में ही आपको टैक्स देना है अगर आपका प्रॉफिट बनता है। अगर लॉस बनता है तो ऑफकोर्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये तो उसके केस में ना जो इसको बिजनेस के तौर पर दिखा रहा है, अगर मान ले कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, वो चलते फिरते कभी एक आध एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो तो ये सारे खर्चे को नहीं दिखा सकता? दिखा सकता है बिल्कुल। देखिए, अगर कोई सैलरीड है और उसने एक भी ट्रांजैक्शन एफएनओ की है, वो एक ट्रांजैक्शन भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपने तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की है तो आप उसको कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एफएनओ का रूल ही ऐसा है, या कहें इंट्राडे का भी रूल ऐसा ही है कि एक भी ट्रांजैक्शन है आपको एफएनओ में उसको बिजनेस
नॉन स्पेक्युलेटिव और स्पेक्युलेटिव में दिखाना होगा और ITR 3 फाइल करनी होगी। और जो खर्चों की आपने बात की, ये ब्रोकरेज, STD, ये सब तो हर ट्रांजैक्शन में इनकर होते ही हैं। तो नहीं, बाकी खर्चे, इंटरनेट के खर्चे मान ली, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, और वो अननेसेसरी क्लेम भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई जेन्युइन खर्चा है डायरेक्टली रिलेटेबल टू योर FNO इनकम, वो ही आपको क्लेम करना है। एक चीज और, इसमें प्रॉफिट लॉस, मान ले मेरा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारे टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, राइट? टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। तो कहिए कि अगर आप हाईएस्ट स्लैब रेट में आ रहे हैं, यानी कि 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप कैपिटल गेन इनकर करते, यानी कि नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करते, तो आपको लॉन्ग टर्म में 12.5 और शॉर्ट टर्म में 20% देना होता। तो अगर आप हायर इनकम स्लैब में आते हैं और FNO में अच्छा प्रॉफिट होता है, तो आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ जाती है। एक चीज और, प्रॉफिट लॉस का ही मतलब तो टर्नओवर से हमें क्या लेना देना होता है? टर्नओवर, देखिए टर्नओवर से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अब इसमें 2 तरीके होते हैं रिटर्न फाइल करने के। एक तो है आपका प्रिजम्पटिव इनकम, जिसमें आप अपना टर्नओवर दिखाते हैं, जिसकी लिमिट्स हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें आप अपना मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको टर्नओवर दिखाना होता है और प्रॉफिट दिखाना होता है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें तो सारी डिटेल्स जाती ही जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो अभी मेरे माइंड में आया लक्ष्मण, कि इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगर हमारा कोई लॉस होता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, और ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि जो FNO का लॉस होता है, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, आप उसको किसी भी और इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी छोड़ के। सैलरी इनकम छोड़ के, गड़बड़ है, सैलरी से नहीं। अदरवाइज ज्यादातर लोग तो सैलरी पे भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि इनकर लॉस बहुत ज्यादा होता है इसमें। और अगर आपका उस साल में लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता, आप इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल किसी और बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको रिटर्न टाइम से भरनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप विद इन टाइम रिटर्न भरेंगे तभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। और इसकी लास्ट डेट जैसे आपने कहा 31 अगस्त है, तो आपके पास अभी काफी टाइम। एक चीज और, कि इसमें अगर लॉस होता है किसी को FNO ट्रेडिंग में, तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपको FNO में लॉस हुआ है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको इस साल में रिपोर्ट नहीं करते हैं। सेकेंडली, अगर आपका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। तीसरा, कहें कि आपका टर्नओवर लो है, आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, तो भी आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर लीगली नहीं भी बनती है, क्योंकि आपका जो AIS में रिपोर्टिंग है वो हुई होगी। और अगर टर्नओवर क्रॉस होता है एक थ्रेशोल्ड, डेफिनेटली भरनी है। प्रॉफिट होता है टैक्सेबल, वो भी भरनी है। लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भी भरनी है। इन एनी केस आपको रिटर्न तो भरनी पड़ेगी। तो अगर आप भी FNO में ट्रेडिंग करते हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर कोई बात भूल जा रहे हो, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और एक एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग FNO ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे अगर गलती कर जाते हैं तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा करते हैं, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली चलते हैं। सबसे पहले आलोक शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते गौरी मैम। मैं आई कैन से कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा सेकंड टाइम ये क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट हुआ है, और अगेन गौरी मैम ही इसका आंसर करेंगी। जी बिल्कुल, गौरी मैम बैठी हुई हैं, आप बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आंसर करेंगे। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे ये देखना है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास 3 डेट्स हैं, जिसमें अलॉटमेंट डेट है मार्च 2011, पोजेशन डेट है दिसंबर 2025, जिसमें बिल्डर को सारी पेमेंट दे दी गई है, और क्योंकि पेमेंट देने के बाद ही पोजेशन मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन डेट जिसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी हुआ ही नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा का एक प्रोजेक्ट है। तो इस केस में मुझे ये पूछना था, अगर मैं इसको अभी 2026 में सेल आउट करता हूँ, तो इस केस में अलॉटमेंट डेट कंसिडर क्या की जाएगी, मार्च 2011 या दिसंबर 2025, कंसिडरिंग कि एक केस था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था बैम्बू वैद्यनाथन का इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्लॉज 5 के अंडर, जिसमें उन्होंने CBTD का रेफरेंस भी दिया था 471/1986। उसमें उन्होंने बताया था कि हम इस केस में जैसे अलॉटमेंट डेट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ एक राइट जो है बिल्डर पास ऑन कर रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बायर को। तो बिकॉज बायर ने ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टमेंट करी है जिसको वो आगे चल के लेगा ही, और बिल्डर ने पास ऑन कर दिया है कि इसको ये देना ही है।
तो मेरे केस में मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन केस अगर मैं इसको अभी 2026 में सेल आउट करता हूँ, कंसिडरिंग कि ये जॉइंट ओनरशिप है मेरी और मेरे वाइफ के बीच में, एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट है, तो इस केस में ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के कोई इनकम टैक्स कोई सॉर्ट ऑफ कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ हो जाए? इसमें मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि आपने अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी परसेंटेज ऑफ पेमेंट बिल्डर को दे दी थी? मैम 10% बुकिंग अमाउंट दिया था। ठीक है, अराउंड 2,80,000 प्लस। ठीक है, देखिए आप अपनी रिसर्च काफ़ी अच्छी करके आए हैं, क्योंकि आपको सारे पूरा केस वो सब कुछ पता है, और अच्छी बात है, करना चाहिए जब अपने केस की बात हो। और इस टॉपिक पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपको डेट ऑफ अलॉटमेंट लेनी है, डेट ऑफ पोजेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्री। और आपने जैसा कहा, बिल्कुल सही कहा कि डेट ऑफ अलॉटमेंट के बहुत सारी जजमेंट्स हैं इनफैक्ट जहाँ पे कोर्ट ने डेट ऑफ अलॉटमेंट को कंसिडर किया है, लेकिन हर केस अलग होता है। और हम भी कहते हैं कि कुछ केसेस में आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स आपके मैच करने चाहिए। यानी कि अगर आपने डेट ऑफ अलॉटमेंट ली तो उस टाइम पे क्या आपकी मेजर अमाउंट ऑफ पेमेंट्स हो चुकी थी डेट ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे, या वो डेट ऑफ पोजेशन के टाइम पे हुई है? अगर वो डेट ऑफ अलॉटमेंट में नहीं हुई है और डेट ऑफ पोजेशन के टाइम पे हुई है और आपका गैप बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपकी डेट ऑफ अलॉटमेंट लेना आपके लिए गलत हो जाए। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ आ रहा है, आपको डेट ऑफ पोजेशन लेनी चाहिए। और अगर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल ओपिनियन, रिटन प्रोफेशनल ओपिनियन ले लेना चाहिए, ताकि अगर बाद में कभी नोटिस आए तो वो जो रिटन ओपिनियन आपके पास होगा वो आपको कोर्ट में या आपके लिटिगेशन में हेल्प करेगा। ऑल्दो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस सारे चेक करने होंगे जिन जजमेंट्स पे डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर की गई थी। अगर आपका फैक्ट कहीं पे भी कोई अलग है तो हो सकता है आपको ये अलाउ ना करा जाए। आलोक जी, कोई कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च करा और जितना मैंने स्टडी करा उसके अकॉर्डिंग, जैसे वेम्बू वैद्यनाथन का मैंने एग्जांपल दिया था, इनमें वेम्बू वैद्यनाथन ने इनका लेटर ऑफ अलॉटमेंट 2004 दिसंबर में इशू हुआ था और इनकी रजिस्ट्री मई 2008 में हो गई थी, बट इन्होंने सेल उसी फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में ही कर दिया था। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो सिर्फ 4 इयर्स का गैप है, 4 इयर्स के गैप में ही इन्होंने इनकी रजिस्ट्री भी हो गई 2008 में, ऑल्दो अलॉटमेंट 2004 में हुआ था, लेकिन उसी सेम फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में इन्होंने सेल आउट कर दिया। तो मोर और लेस अगर मैं थोड़ा सा इंटर रिलेट करूं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें डीडीए का भी रेफरेंस दिया था, सर्कुलर नंबर 672। जिस फैसले की बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मैं 100% अग्री करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट, जो एक फैक्ट है उसको लेके हम बात नहीं कर सकते, हमें सारे फैक्ट्स देखने होंगे। उनकी पेमेंट कब कब किस हिसाब से हुई है, जैसे आपने कहा आपने सिर्फ 2 लाख या 5 लाख का अमाउंट आपने बताया जो आपने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया था, वो नेग्लिजिबल अमाउंट है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आपने मेजर अमाउंट तो पोजेशन के टाइम पे दिया है, और क्योंकि ये एक मैटर ऑफ लिटिगेशन है, आप ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप देखेंगे इसमें लॉ पे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, हल्का सा ग्रे एरिया इसमें है, तो इसमें चांसेस ऑफ लिटिगेशन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक अगर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर कर रहे हैं, आप एक रिटर्न प्रोफेशनल ओपिनियन लेके रखिए, क्योंकि अगर नोटिस आएगा तो वही आपका बेसिस बनेगा कि आपने किस बेसिस के ऊपर डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर की है। तो ये इनका सुझाव है। बाकी अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता तो एक किसी और टैक्स एक्सपर्ट से आप सवाल ये जानकारी ले लीजिए और इस पे आगे बढ़िए। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़े से लिटिगेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, यही गौरी का कहना है, तो आप उस हिसाब से आगे कदम बढ़ा सकते हैं। इस बीच एक सवाल नोएडा से आया है कैलाश चंद्र बाहेती साहब का। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरे पास कुछ फॉरेन ईसॉप हैं, वो वेस्ट हो गए लेकिन एक्सरसाइज नहीं हुए अभी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि टैक्स तो अभी नहीं देना है, लेकिन क्या शेड्यूल एफए में इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है? क्योंकि असेट की डेफिनेशन जो है वो तो प्रॉपर्टी हेल्ड आता है, लेकिन जो इसमें शेड्यूल एफए के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेब्ट इंटरेस्ट है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये आपके पास ईसॉप है या आरएसयू है, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक एक्सचेंज?
यूनिट। ओके, ठीक है। तो देखिए जो ESOP होता है, ESOP में क्योंकि आपके ये शेयर्स वेस्ट हो गए हैं और एक्सरसाइज नहीं हुए हैं, तो आपको FA शेड्यूल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट होने पे आपको अलॉटमेंट नहीं दी जाती है, यानी कि आपके डीमैट में या आपके उसमें आपको नहीं दिखेंगे। हाँ जी। लेकिन मैम वो ये कहते हैं कि राइट तो हो गया ना आपका, और इसमें लैंग्वेज इंटरेस्ट लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेब्ट इंटरेस्ट हेल्ड। अगर RSU होते तो आपको दिखाना होता, क्योंकि RSU के केस में जैसे ही वेस्ट होते हैं वैसे ही आपको अलॉटमेंट कर दी जाती है, आपके डीमैट में वो दिखना शुरू कर देता है। ESOP के केस में जब आपके शेयर्स वेस्ट होते हैं, उसमें कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई है, तब तक उसको दिखाने की FA शेड्यूल में ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन वो आपको दिखाने की ज़रूरत होगी अपने FA शेड्यूल में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ESOP और RSU में, बस ये चेक कर लीजिएगा कि आपका ESOP ही है ना, RSU तो नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कैलाश जी कि अब कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया हो, ये चेक कर लीजिए, फिर इसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। इस बीच एक फ़ोन कॉल गुरुग्राम से आया, उसको ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। श्याम सुंदर सराफ साहब का। श्याम सुंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं कहाँ उलझन है? सर मेरी वाइफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक हाउस प्रॉपर्टी सेल की थी, तो उसमें उसको कैपिटल लॉस उसको इनकर हुआ मिला था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उन्होंने ITR 2 डिलेटेड फॉर्म फाइल किया था। सर ये तो खैर पहले की घटना है, तो क्या ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड लॉस जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में मिला है, वो उसको अभी टैक्स ईयर 2027 में कैरी मतलब ले सकते हैं क्या ITR में? गौरी, मुझे एक तो ये नहीं समझ आया कि अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल की गई थी, बट आई थिंक आपका सवाल मैं समझ गई हूँ कि आपका जो लॉस आपने बुक किया था अपने ITR में, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मुझे इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि आपकी जो लॉस है वो कौन से साल में इनकर हुआ है। जिस साल की आपने बिलेटेड भरी है रिटर्न, अगर आपने जिस साल में बिलेटेड रिटर्न भरी है तो उस साल में आपका अगर लॉस था, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लॉस को एक कंडीशन होती है कि उस साल की रिटर्न आपको टाइम से फाइल करनी होती है विद इन ड्यू डेट। अगर आपने पुराने सालों की आपका जो लॉस था, जो जिसमें आपने रिटर्न अपनी टाइम से फाइल की थी, उस साल का अगर कोई लॉस है, वो आपका जब तक उसका साल कंप्लीट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 साल का टाइम होता है, तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बट अगर वो रिटर्न भी आपकी बिलेटेड गई थी, तो फिर वो भी आपको इस साल में नहीं मिलेगा। तो ये है बिलेटेड वाले में नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये हम लोग बार बार कई बार लोगों को, दर्शकों को बताया भी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऐसा